चलिए, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में जो हाल ही में विधानसभा चुनाव 2023 संपन्न हुए हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज की क्लास का जो मेन फोकस है, वो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 है। 11 फरवरी को जो सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होनी है, उसके लिए आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनाव 2023 और वर्तमान मुख्यमंत्री से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है, उनको कवर करने के साथ साथ आज की क्लास में जितने भी संवैधानिक प्रावधान हैं, उसको भी मैं कवर करूंगा। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार है। पूरी क्लास को फॉलो करना है। और आज की क्लास का जो पीडीएफ नोट्स है, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है द सीजीपीएससी कोच का, उसमें मैं शेयर भी कर दूंगा। यदि आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वहां से देख लीजिएगा। बिना समय गंवाए क्लास स्टार्ट करते हैं और इंपॉर्टेंट कंटेंट्स को शेयर करते हुए बहुत तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्लास स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? विधानसभा से संबंधित जो भी संवैधानिक प्रावधान है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पोर्शन है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत आएगा। तो यहां से कोई प्रश्न यदि आता है तो वो संविधान के अंतर्गत आएगा। और होता क्या है, जो करंट का टॉपिक है, जो ज्वलंत मुद्दा है, उसका सब्जेक्टिव पार्ट भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना करंट का कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो इसलिए इस पर हम बात कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, विधानसभा तो राज्य विधानमंडल की जब बात होती है तो राज्य विधानमंडल के 3 अंग हैं: विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है, राज्य विधानमंडल के 3 अंग हैं: राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में विधान परिषद नहीं है, इसलिए छत्तीसगढ़ का जो राज्य विधानमंडल है उसमें दो तत्व हैं या 2 अंग हैं: राज्यपाल और विधानसभा। ध्यान रखिएगा, सामान्य प्रश्न यदि बनता है कि विधानमंडल के कौन कौन से अंग होते हैं, तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद आप कहेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ विधानमंडल के अंग कौन कौन से हैं, तो राज्यपाल और छत्तीसगढ़ विधानसभा आप प्रश्न का उत्तर लेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जो राज्य विधानमंडल का सबसे लोकप्रिय सदन होता है वो कौन सा सदन होता है, तो वो विधानसभा होता है। तो विधानसभा को लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। पहला इंपॉर्टेंट लाइन हुआ। फिर देखिएगा, अनुच्छेद 170 बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? आर्टिकल नंबर 170, अनुच्छेद क्रमांक 170 को क्यों याद रखना है? क्योंकि विधानसभा सीटों का जो निर्धारण है वो जनसंख्या के आधार पर, किसकी? राज्य की जनसंख्या के आधार पर है। ध्यान रखिएगा, विधानसभा सीटों का निर्धारण किस आधार पर होता है? जैसे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है, तो ये 90 विधानसभा सीट ही क्यों है? तो इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है राज्य की जनसंख्या। ठीक है, तो राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, 84 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि विधानसभा सीटों का जो आधार वर्ष है वह 2026 तक मान्य होगा। और ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि आधार वर्ष पूछे तो आधार वर्ष वर्तमान में है 1971। ठीक है, 1971 का आधार वर्ष है। ठीक, तो 1971 का जो आधार वर्ष है ये कब तक मान्य होगा? 2026 तक मान्य होगा। हाल ही में नए संसद भवन वगैरह का भी निर्माण हुआ है, तो बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि पूरे देश में राज्यसभा, लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। उसका कारण क्या है? क्योंकि 1971 की तुलना में अब वर्तमान 2023 में जनसंख्या देश की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो सीटों की निर्धारण, सीटों की संख्या का आधार क्या है? जनसंख्या है। तो चूंकि जनसंख्या में बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि हो चुकी है, इसलिए सीटों का भी बढ़ना अब आवश्यक है। ठीक, तो फिलहाल ये ध्यान रखिएगा कि विधानसभा विधानमंडल का लोकप्रिय सदन होता है। सीटों का निर्धारण राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। 84 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 2001 के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि जो आधार वर्ष 1971 है वह 2026 तक, मतलब वर्तमान में सीटों की जो व्यवस्था है वो 2026 तक मान्य होगा। ठीक, ये भी ध्यान में रखना है कि किसी भी विधानसभा में, किसी भी राज्य की विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। यह भी भारतीय संविधान में बताया गया। ठीक है, तो किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 500। न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 60। है ना? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर देते जाएं।
फिर इसमें देखिएगा, लेकिन 4 ऐसे राज्य हैं भारत में जहां पर विधानसभा सीटों की संख्या 60 से कम है। देखो, संविधान में कहा गया कि विधानसभा सीटों की न्यूनतम संख्या 60 होगी, पर भारत में 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा सीटों की संख्या 60 से कम है। कौन कौन से? सिक्किम, पुदुचेरी, गोवा और मिजोरम। तो एक प्रश्न ये बनता है कि भारत के कौन कौन से राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या 60 से कम है? तो 4 राज्य हैं और 4 राज्य का नाम याद रखना है, सिक्किम, पुदुचेरी, गोवा और मिजोरम। अब यहां पर आपको सीटों की संख्या भी याद रखनी है। तो गोवा और मिजोरम में विधानसभा सीटों की संख्या 40-40 है, जबकि पुदुचेरी में विधानसभा सीट की संख्या 30 है और सिक्किम में विधानसभा सीट की संख्या 32 है। आई बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट पोर्शन हुआ। इसी टॉपिक में अभी हम आगे की तरफ मूव करते हैं। तो अब हम देखेंगे भारत के राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। ठीक है, इन सभी राज्य में और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभा का गठन किया गया है, जहां पर विधानसभा है। तो वहां पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? आपकी सुविधा के लिए मैंने क्या किया है, इसको घटते क्रम में संयोजित किया है। एग्जाम में मैच द कॉलम या फिर संबंध वगैरह बताने के लिए, या फिर बढ़ते क्रम या घटते क्रम में बताने के लिए, या फिर इनमें से किस राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है, इस तरह के भी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो इसलिए इस पोर्शन पर आपको अच्छे से काम करना है और क्वेश्चन बहुत आराम से रिपीट भी हो सकता है, उसी कॉन्सेप्ट के साथ नया क्वेश्चन भी बन सकता है। तो उत्तर प्रदेश, भारत के 28 राज्यों में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। यह है कितना? 403। तो सर्वाधिक 5 जरूर याद रखिएगा और न्यूनतम 5 जो है वो जरूर याद रखिएगा। तो 4 तो पहले से ही क्लियर हो गए हैं। अब देखिए, इसमें उत्तर प्रदेश 403 विधानसभा सीट है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीट है। फिर महाराष्ट्र में 228 विधानसभा सीट है। बिहार में 243 विधानसभा सीट है। तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीट है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट है। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीट है। राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है। गुजरात में 182 विधानसभा सीट है। आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा सीट है। उड़ीसा में 147 विधानसभा सीट है। केरल में 140 विधानसभा सीट है। असम में 126 विधानसभा सीट है। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीट है। पंजाब में 117 विधानसभा सीट है। छत्तीसगढ़ हमारे राज्य में 90 विधानसभा सीट है और उसी के साथ साथ हरियाणा राज्य में भी 90 विधानसभा सीट है। झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 68 है। मेघालय में विधानसभा सीटों की संख्या 60, मणिपुर में विधानसभा सीटों की संख्या 60 और त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी विधानसभा सीटों की संख्या 60 और नागालैंड में भी विधानसभा सीटों की संख्या 60। तो ये ध्यान रखिएगा कि मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन 5 राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है, जो कि 60 है। गोवा, मिजोरम में 40-40, सिक्किम में 32, फिर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 70 और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 30। आई बात समझ में? इस तरह से आपको इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी कंडीशन में मिस नहीं करना है, लूज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर देखिएगा अनुच्छेद क्रमांक 172। थोड़ी देर पहले मैंने आर्टिकल नंबर 170 पे जिक्र किया। अब आप कमेंट करके बताइए कि अनुच्छेद क्रमांक 170 में क्या बताया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद क्रमांक 172 की। तो अनुच्छेद क्रमांक 172 में बताया गया है राज्य के विधान मंडलों की अवधि, मतलब कि कार्यकाल। ठीक है, तो ये 5 वर्ष का होता है। ठीक है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और इसकी गणना कहां से की जाती है? तो इसकी गणना विधानसभा के प्रथम अधिवेशन से की जाती है। विधानसभा के प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक का कार्यकाल विधानसभा का होता है। ठीक है, लेकिन विधानसभा का जो विघटन है वह 5 वर्ष से पूर्व किया जा सकता है। विधानसभा का विघटन 5 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होने के पहले भी किया जा सकता है। कौन करेगा? तो ये राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, लेकिन मंत्री परिषद की सलाह पर। ठीक है, राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति के अंतर्गत नहीं आता। मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल जो है 5 वर्ष कार्यकाल पूरा होने के पहले भी विधानसभा का विघटन कर सकता है, लेकिन 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद विधानसभा का विघटन होगा ही होगा।
ठीक, तो ये है आपका अनुच्छेद क्रमांक 172, जिसमें ये बताया गया है कि राज्य विधानमंडलों की अवधि या उनका कार्यकाल क्या होगा। फिर अनुच्छेद क्रमांक 173 आपको ध्यान रखना है। देखिए आज की क्लास में हम पूरा का पूरा विधानसभा के ऊपर बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव 2023। तो अनुच्छेद क्रमांक 173 के ऊपर हम बात करें तो सदस्य हेतु अर्हताएं, जो योग्यताएं हैं वो बताया गया है। तो विधानसभा सदस्य बनने के लिए आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या अर्हता होनी चाहिए, ये बताया गया है 173 में। तो वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित न किया गया हो। ठीक है, कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या किसी भी प्रकार का जातिगत या किसी भी प्रकार का धार्मिक कोई भी ऐसी अर्हता नहीं है। बहुत सामान्य है, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और दिवालिया वगैरह घोषित न्यायालय द्वारा न किया गया हो। ठीक, ये है आर्टिकल नंबर 173। ठीक, अब आप ऐसा कीजिए कि अनुच्छेद क्रमांक 172 और अनुच्छेद क्रमांक 173 का विषय क्या है, ये आप तत्काल मुझे कमेंट करके बताइए। और अब हम देखते हैं अनुच्छेद क्रमांक 174। अनुच्छेद क्रमांक 174 में क्या बताया गया है, इसमें सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद क्रमांक 174 आर्टिकल नंबर 174 में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है सत्र, सत्रावसान और विघटन। सत्र, सत्रावसान और विघटन। तो इसमें देखिएगा अनुच्छेद क्रमांक 174(1), अनुच्छेद क्रमांक 174(1), इसमें बताया गया है सत्र का आहूत होना। और सत्र का आहूत या सत्र को बुलाने का काम किसका है, तो ये राज्यपाल का है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा सत्र को आहूत किया जाता है। ठीक, और सत्रावसान भी अनुच्छेद क्रमांक 174(1) में ही है ना भाई। सत्रावसान भी अनुच्छेद क्रमांक 174(1) में ही है। सत्रावसान जो है विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नहीं किया जाता, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये भी राज्यपाल द्वारा ही किया जाता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो सत्र को आहूत करना और सत्रावसान दोनों राज्यपाल द्वारा किया जाता है। यहां तक कि विधानसभा का विघटन भी राज्यपाल द्वारा ही किया जाता है। तो अनुच्छेद क्रमांक 174(2) में, आर्टिकल नंबर जरूर याद रखिएगा आप लोग, अनुच्छेद क्रमांक 174(2) में बताया गया है कि विधानसभा के विघटन की शक्ति राज्यपाल के पास है, मंत्रिपरिषद के सलाह पर राज्यपाल द्वारा ऐसा किया जाता है। तो विधानसभा का जो विघटन है वो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद या 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पहले भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधानसभा का विघटन राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो विधानसभा का विघटन किन किन परिस्थितियों में हो सकता है, ये आप देखिएगा। कार्यकाल पूरा होने पर, मतलब प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष हो गया तो विधानसभा का विघटन किया जा सकता है। संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राज्यपाल के प्रतिवेदन द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद क्रमांक 356 के अनुसार, आर्टिकल नंबर 356 में हम देखें तो 356 के अनुसार यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन से राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो यदि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो उस स्थिति में भी विधानसभा का विघटन हो जाता है। फिर सरकार को जनादेश लेने की जरूरत महसूस हो तो इस स्थिति में भी राज्यपाल द्वारा जो है विधानसभा का विघटन किया जा सकता है। तो ये परिस्थितियां आप ध्यान रखिएगा। फिर इसमें एक शब्द होता है स्थगन, इसके बारे में बार बार आपने सुना होगा। तो स्थगन मतलब बैठक को स्थगित कर देना। कौन सी बैठक को, तो विधानसभा की बैठक को स्थगित कर देना। तो विधानसभा के स्थगन की जो शक्ति है वो विधानसभा अध्यक्ष के पास होती है, ध्यान रखिएगा। सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटन, ये शक्ति राज्यपाल के पास होती है। और स्थगन की जो शक्ति है वो विधानसभा अध्यक्ष के पास होती है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और इस सब टॉपिक से लेकर के पहले भी एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यदि आप सॉल्व करते रहे हैं तो ये सब क्वेश्चंस आपने देखा होगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद क्रमांक 176, 176। तो अनुच्छेद क्रमांक 176 में क्या है, तो इसमें है राज्यपाल का अभिभाषण। अनुच्छेद क्रमांक 176 में क्या है, राज्यपाल का अभिभाषण। ठीक है, अनुच्छेद क्रमांक 174, अनुच्छेद क्रमांक 174(1) और अनुच्छेद क्रमांक 174(2)
में क्या है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अनुच्छेद क्रमांक 175 में क्या है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। फिर आगे देखते हैं अनुच्छेद क्रमांक 176 में क्या है, इसमें है राज्यपाल का अभिभाषण। तो राज्यपाल का अभिभाषण कब कब होता है इसको समझिएगा। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जब पहली बैठक होती है, प्रथम सत्र जब आयोजित होता है, तो उसके प्रारंभ में राज्यपाल का अभिभाषण होता है। फिर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम वर्ष की शुरुआत पर राज्यपाल का अभिभाषण होता है। तो राज्यपाल का अभिभाषण कब कब होता है, तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, उसकी प्रारंभ में राज्यपाल का अभिभाषण होता है जब बैठक शुरू होती है, ठीक है, सत्र आहूत होता है। और दूसरा, जब विधानसभा चुनाव संपन्न होता है तो जो नई विधानसभा है उनकी जब पहली बैठक होती है, प्रथम सत्र का जो आयोजन होता है, तो उसमें प्रारंभ में राज्यपाल का अभिभाषण होता है, ठीक है। अनुच्छेद क्रमांक 176 में राज्यपाल का अभिभाषण बताया गया है। ये जरूर ध्यान आपको रखना है कि राज्यपाल का अभिभाषण जो है ये व्यक्तिगत नहीं होता। राज्यपाल का अभिभाषण व्यक्तिगत नहीं होता, इस चीज का विशेष ख्याल आपको रखना है। ये मंत्री परिषद द्वारा तैयार किया जाता है। राज्यपाल का जो अभिभाषण है ये मंत्री परिषद द्वारा तैयार किया जाता है, ये व्यक्तिगत नहीं होता। फिर अनुच्छेद क्रमांक 178 की हम बात करें तो इसमें विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा और विधानसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा, ये अनुच्छेद क्रमांक 178 में बताया गया है। तो इसमें देखिएगा, विधानसभा अध्यक्ष किसको चुना जाता है, तो जो भी नवनिर्वाचित सदस्य हैं, है ना भाई। विधानसभा चुनाव का संपन्न हुआ, जैसे अभी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, ठीक है, 90 विधायक चुने गए, ठीक। तो जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं वो अपने बीच में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करते हैं। वो अपने बीच में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करते हैं। मतलब जो व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं है वो विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं बन सकता, जबकि जो व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं है फिर भी वह मुख्यमंत्री बन सकता है अधिकतम 6 महीने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं है वो विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं बन सकता, ये जरूर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद क्रमांक 178 में, फिर इसमें देखिएगा अनुच्छेद क्रमांक 189 179, तो इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या उनको पद से हटाया जाना, ठीक है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद का रिक्त होना या उनको पद से हटाया जाना, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो जब भी विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो जो विधानसभा सदस्य हैं वह अपने बीच में से फिर से नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चयन करते हैं, ठीक है। अपने बीच में से नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चयन करते हैं और इनको हटाने की जो प्रक्रिया है, उनको उनके पद से हटाने के लिए जब बात होगी तो कम से कम 14 दिन पूर्व उनको सूचना देना अनिवार्य है। यदि किसी विधानसभा अध्यक्ष या उसके उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए कोई प्रस्ताव सदन में लाया जाता है तो उस प्रस्ताव को लाने के 14 दिन पूर्व उनको सूचना देना होगा और सदन के सदस्यों के बहुमत से उनको हटाया जा सकता है। विधानसभा के सदस्यों के बहुमत से विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 176, आर्टिकल नंबर 178 और आर्टिकल नंबर 179 में क्या है, सब्जेक्ट के साथ बिना कंफ्यूजन के आपको याद रखना है, ठीक है। तत्काल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं कि 176, 178, 179 में क्या बताया गया है। फिर आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 188, अनुच्छेद क्रमांक 188, तो इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान बताया गया है। किसका, विधानसभा सदस्यों का। तो जब विधानसभा की पहली बैठक होती है तो जो भी तत्कालीन प्रोटेम स्पीकर होंगे या विधानसभा अध्यक्ष जिनको चुना जाएगा उनके द्वारा सभी सदस्यों को शपथ दिलाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राज्यपाल द्वारा किया जाता है। थोड़ा सा मैं संवैधानिक रूप से आपको स्पष्ट करना चाहूं तो विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है यह एक संवैधानिक पद है। विधानसभा का विघटन होने के बाद भी विधानसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है तब तक के लिए जब तक नए विधानसभा अध्यक्ष का चयन ना हो जाए।
ठीक है। तो विधानसभा अध्यक्ष एक संवैधानिक पद है। विधानसभा अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति ना हो जाए राज्यपाल द्वारा। परंतु जैसे अभी हम छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की ही बात करें तो जो विधानसभा अध्यक्ष तत्कालीन रहे, चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। फिर वो विधानसभा चुनाव 2023 में शामिल हुए, तो इस्तीफा देने के कारण विधानसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अभी विधानसभा अध्यक्ष कोई नहीं है, तो शपथ कौन दिलाएगा? तो इसलिए क्या किया जाता है, जो नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्य होते हैं उनमें जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं, ठीक है, वरिष्ठ आयु के आधार पर नहीं, वरिष्ठ कितने बार वो विधायक रह चुके हैं या सदस्य रह चुके हैं, उस वरिष्ठता के आधार पर प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति किसके द्वारा होती है? यह राज्यपाल द्वारा होती है। प्रोटेम स्पीकर का दो ही कार्य होता है, ध्यान रखिएगा, एक दिन की बात होती है। प्रोटेम स्पीकर का दो ही कार्य होता है। पहला कार्य होता है नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाना, और उसके बाद नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है संपन्न कराना। फिर नए विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो वो राज्यपाल द्वारा होती है। तो ये प्रोटेम स्पीकर का रोल है। आर्टिकल नंबर 188 शपथ या प्रतिज्ञान, ये ध्यान रखिएगा। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है ये मैंने अभी आपको बताया। एक अस्थायी स्पीकर होता है, सीमित अवधि के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है, और विधानसभा में राज्यपाल नवनिर्वाचित सदन की बैठकों की अध्यक्षता के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है, और सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ठीक, ये ध्यान में रखना है आपको। तो आर्टिकल नंबर 188। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि प्रोटेम स्पीकर कौन कौन से दो कार्य करवाता है। फिर अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की। तो विधानसभा चुनाव 2023 जो अभी रहा, ये भारत के 5 राज्यों में संपन्न हुआ, जिसमें से छत्तीसगढ़ भी एक राज्य है। तो किन किन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 में हुए अभी? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। हर हाल में इन राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है ये भी आप याद रखेंगे। फिर 4 राज्यों में एक ही चरण में मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर मतदान 2 चरणों में हुआ। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का जो मतदान है वो 7 नवंबर 2023 को हुआ 20 विधानसभा सीटों में जो कि नक्सल प्रभावित हैं, और 17 नवंबर को बाकी 70 विधानसभा सीटों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ दूसरे चरण में। ठीक है। बाकी मध्य प्रदेश में 17 नवंबर 2023 को विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। ठीक है। और राजस्थान में 23 नवंबर को, तेलंगाना में 30 नवंबर को, मिजोरम में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव 2023 संपन्न हुए। सभी राज्यों में मतगणना और परिणाम कब प्रकाशित हुआ? तो ये 3 दिसंबर। कब? 3 दिसंबर 2023 को। तो चुनाव का परिणाम सभी राज्यों में, मतलब इन 5 राज्यों में चुनाव का परिणाम कब आया? तो 3 दिसंबर 2023 को आया। इस तरह से इसको आपको याद रखना है। फिर हम बात करें अगले कंटेंट को लेकर के, तो छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव अभी संपन्न हुआ वो 6वें क्रम का विधानसभा चुनाव रहा। 2 चरणों में संपन्न हुआ। अभी मैंने आपको बताया मतगणना 3 दिसंबर 2023 को हुआ, और चुनाव परिणाम कुछ इस तरह का रहा कि भारतीय जनता पार्टी को 56 सीटें प्राप्त हुई, कांग्रेस को 33 सीटें प्राप्त हुई, और निर्दलीय जो है एक विधायक, एक विधानसभा सदस्य निर्दलीय चुने गए हैं। ठीक है। ये चुनाव का परिणाम रहा, आपको ध्यान में होना चाहिए, इतना वैसे भी आपको याद होगा, करंट अफेयर से आप लोग जुड़े हुए हैं। फिर अब हम देखें जो छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल, तो 3 दिसंबर 2023 को चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री और उसके बाद 9 और जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका चयन हुआ है। अभी भी वर्तमान स्थिति में कैबिनेट मंत्री को उनके विभागों का आवंटन नहीं हुआ है। कौन से विभाग को देखेंगे, तो जब भी ये आएगा तो आप अपने करंट अफेयर में इस चीज को जरूर अपडेट करके जाइएगा, पढ़ करके जाइएगा। ठीक है। फिलहाल जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल है, ठीक है, जो मंत्रिमंडल है उसमें नाम और उनकी विधानसभा सीट का मैप आपके सामने है, तो वो किस विधानसभा सीट से हैं ये जरूर याद रखना है आपको नाम के साथ। ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिएगा, केदार कश्यप जी नारायणपुर विधानसभा सीट से विधानसभा सदस्य चुने गए हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल जी रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। विजय शर्मा जी कवर्धा विधानसभा सीट से हैं। अरुण साहू जी लोरमी विधानसभा सीट से हैं।
लखनलाल देवांगन कोरबा विधानसभा सीट से हैं, श्याम बिहारी जायसवाल मनेन्द्रगढ़ विधानसभा सीट से हैं, लक्ष्मी राजवाड़े भटगांव विधानसभा सीट से हैं, रामविचार नेताम रामानुजगंज विधानसभा सीट से हैं, विष्णुदेव साय जी कुनकुरी विधानसभा सीट से हैं, ओपी चौधरी जी रायगढ़ विधानसभा सीट से हैं, दयालदास बघेल जी नवागढ़ विधानसभा सीट से हैं, टंकराम वर्मा जी जो है बलौदा बाजार विधानसभा सीट से हैं। ठीक है, और मुख्यमंत्री आप सभी को मालूम है, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय जी को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया है, बहुमत दल का नेता इनको चुना गया है। ठीक है, इसके साथ साथ विजय शर्मा और अरुण साव जी को उप मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है और बाकी सभी जो है कैबिनेट मंत्री के रूप में हैं। ये ध्यान रखिएगा। अभी मंत्रिमंडल में विभागों का आवंटन नहीं हुआ है, कुछ समय में हो जाएगा। तो एग्जाम में जब आप जाएं तो कौन व्यक्ति किस विभाग का मंत्री है ये जरूर आप तैयार करके जाइएगा। छत्तीसगढ़ में अब तक मुख्यमंत्री कितने हुए, चलिए कमेंट करके मुझे आप बताएं कि अभी 2023 में जो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ वो किस क्रम का विधानसभा चुनाव था, कौन से क्रम का विधानसभा चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ। फिर हम बात करें छत्तीसगढ़ में अब तक कितने मुख्यमंत्री हुए, तो छत्तीसगढ़ में अब तक व्यक्ति में हम बात करें तो चौथे और क्रम में हम बात करें तो 6। ठीक है, तो प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी, फिर डॉक्टर रमन सिंह लगातार 3 कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहे, फिर भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहे, अभी वर्तमान में विष्णुदेव साय जी जो है मुख्यमंत्री हैं। ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने शपथ कहां ली, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है सीजीपीएससी प्रीलिम्स में। तो पहले जो 4 मुख्यमंत्री जो पहले जो 4 कार्यकाल है इनका शपथ ग्रहण पुलिस परेड मैदान रायपुर में हुआ है और भूपेश बघेल जी का शपथ ग्रहण जो है बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, यही एग्जाम में पूछा हुआ था, वहां हुआ है। और अभी वर्तमान में विष्णुदेव साय जी का जो शपथ ग्रहण है वो 13 दिसंबर 2023 को साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में हुआ है। डेट के साथ याद रखना है, 13 दिसंबर 2023 को। इनका कार्यकाल भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, तो थोड़ा प्रयास करना है कि कार्यकाल को भी आप प्रिपेयर करके जाएं, बहुत ज्यादा जटिल नहीं है, आसानी से तैयार हो जाएगा। चलिए, तो वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं अभी वो कौन है, विष्णुदेव साय जी हैं। ठीक है भाई, तो अभी जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं इनकी काफी सारी राजनीतिक उपलब्धियां रही और इनकी राजनीतिक उपलब्धियां और इनका जीवन परिचय भी एग्जाम में प्रश्न का हिस्सा हो सकता है, इसलिए इसको मैंने क्लास में शामिल किया है। थोड़ी देर चर्चा कर लेते हैं और हो सकता है यहां से क्वेश्चन जरूर आए, आपको प्रिपेयर करके जाना है। ठीक, तो देखेंगे विष्णुदेव साय जी जो हैं क्रम में छत्तीसगढ़ के 6वें मुख्यमंत्री हैं और व्यक्तिगत क्रम में 4थे मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि 3 कार्यकाल तक डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और विष्णुदेव साय जी जो हैं वो कंवर जनजाति से हैं। किस जनजाति से हैं, कंवर जनजाति से हैं। प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। इनका विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी है जो कि जसपुर जिला के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना है। जन्म 21 फरवरी 1964 को, इनका जन्म कब हुआ है, तो 21 फरवरी 1964 को इनका जन्म हुआ है। कहां, जसपुर जिले के बगिया गांव में एक किसान परिवार में। जसपुर जिले के बगिया गांव में एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ 21 फरवरी 1964 को। इनके पिता का नाम राम प्रसाद साय और माता का नाम जसमनी देवी है। ठीक है, राम प्रसाद साय और माता का नाम जसमनी देवी है इनके पिता और माता पिता का नाम, ये भी ध्यान रखना है। और 1991 में इनका विवाह कौशल्या देवी जी से हुआ है। ये इनका बहुत सामान्य संक्षिप्त जीवन परिचय रहा। फिर हम इनकी राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें तो देखिएगा इनका जो राजनीतिक सफर है वह बगिया ग्राम से शुरू हुआ था। मतलब प्रथम चुनाव इन्होंने अपने क्षेत्र में पंच का लड़ा और वहां से सफर तय करते करते वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो देखिएगा 1990-98 में मध्य प्रदेश विधानसभा 1990 और फिर 90 से लेकर 98 तक, ध्यान रखिएगा 1990 से लेकर 98 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। मतलब मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक के तौर पर रहे। कब तक, 2 कार्यकाल तक, है ना भाई। तो 90 से 98 मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक रहे 2 कार्यकाल तक। फिर 1999 में जो 13वीं लोकसभा चुनाव हुआ इसमें ये लोकसभा के लिए चुन लिए गए, अब विधायक से सांसद बन गए, लोकसभा सदस्य बन गए। फिर 1999-2000 में सदस्य रहे और सदन की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी जो समिति रही उसके सदस्य रहे। 99 से 2000 लोकसभा के सदस्य रहने के साथ साथ
अनुपस्थिति संबंधी समिति के सदस्य रहे, खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण समिति के सदस्य रहे। ये कब की बात है? 1999 से 2000। फिर 2000 से 2004 तक सलाहकार समिति के सदस्य और कृषि मंत्रालय में रहे। ठीक है, कृषि मंत्रालय इनके पास रहा। फिर देखिएगा 2004 में 14वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ तो इसके लिए फिर से सदस्य चुने गए। ये इनका दूसरा कार्यकाल रहा और इस बार सूचना प्रौद्योगिकी समिति के सदस्य रहे। 5 अगस्त 2007 को जल संसाधन समिति के सदस्य चुन लिए गए। इसके बाद 2009 में 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें पुनः लोकसभा सदस्य चुने गए। ये इनका तीसरा कार्यकाल था। देखो, तीसरा कार्यकाल है ना भाई, तो ये ध्यान रखना है कि 13वीं लोकसभा चुनाव मतलब पहला कार्यकाल तो कब? 1999। फिर आपका 14th वाला कब है? तो ये 2004। फिर आपका 2009 में तीसरी बार, अभी चौथी बार भी आएगा। 31 अगस्त 2009 को सदस्य वाणिज्य समिति के रहे। फिर 2014 में 16वीं लोकसभा चुनाव के लिए फिर से सदस्य चुने गए। ये इनका चौथा कार्यकाल रहा। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में 2 कार्यकाल तक विधायक रहने के बाद लोकसभा में लगातार 4 कार्यकाल तक लोकसभा सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया है। 9 नवंबर 2014 को राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय खान इस्पात राज्य मंत्री के रूप में इनकी नियुक्ति हुई और 5 जुलाई 2016 को केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात मंत्रालय नियुक्त किए गए। ठीक है, 3 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और 13 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में इनकी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा नियुक्ति हुई। ये ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है जो कि राज्यपाल द्वारा होती है। बहुमत दल के नेता को राज्यपाल द्वारा राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। इनका चयन वगैरह नहीं होता, निर्वाचन वगैरह नहीं होता। विधानसभा सदस्य का निर्वाचन होता है। ठीक है, विधानसभा सदस्य की नियुक्ति नहीं होती, चयन नहीं होता, उनका निर्वाचन होता है। तो संविधान से संबंधित प्रश्नों के लिए ना शब्दों की पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन का आंसर सही अप्रोच होता है। अब तक जो प्रोटेम स्पीकर रहे तो इनका नाम भी मैंने आज की क्लास में शामिल किया है। पहले प्रोटेम स्पीकर छत्तीसगढ़ के श्री महेंद्र बहादुर सिंह जी रहे, फिर स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी, फिर श्री बोधराम कंवर, श्री सत्यनारायण शर्मा, श्री राम पुकार सिंह, श्री राम विचार नेताम। तभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हुए? श्री राम विचार नेताम जी नियुक्त हुए। नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहले नेता प्रतिपक्ष रहे श्री नंद कुमार साय, फिर श्री महेंद्र कर्मा, फिर श्री रविंद्र चौबे, फिर श्री टी.एस. सिंहदेव, फिर श्री धर्मलाल कौशिक और बाद में नारायण चंदेल जी रहे। फिर डॉक्टर चरणदास महंत वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब हम इसमें बात करें विधानसभा अध्यक्ष की, तो पहले विधानसभा अध्यक्ष के रूप में स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी की नियुक्ति हुई। 2000 से लेकर 2003 तक छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रहे। फिर श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी 2003 से 2009 तक छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रहे। फिर श्री धर्मलाल कौशिक जी 2009 से 2014 तक छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रहे। फिर श्री गौरी शंकर अग्रवाल जी 2014 से 2019 तक छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रहे। फिर चरणदास महंत जी 2019 से 2023 तक छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रहे। अभी वर्तमान में डॉक्टर रमन सिंह जी 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष की भी नियुक्ति होती है राज्यपाल द्वारा, उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति होती है राज्यपाल द्वारा। इनका भी चयन या निर्वाचन नहीं होता, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, ध्यान रखिएगा। फिर जो विधानसभा परिणाम सामने आए तो इसमें देखिएगा सीटों की आवंटन की हम बात करें तो 51 सीट 51, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे सामान्य वर्ग के लिए, ठीक है, अनरिजर्व। तो जो 90 विधानसभा सीट है, टोटल जो 90 विधानसभा सीट है उसमें 51 सीट जो है वो अनारक्षित है। अनारक्षित का मतलब ये नहीं होता ये सामान्य वर्ग के लिए है, अनारक्षित का मतलब ये होता है कि ये किसी भी वर्ग के लिए है, ठीक है। और फिर एससी जो है वो 10 सीट है और एसटी जो है आपका 29 सीट है, मतलब कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो यहां पर आज की क्लास में मैंने ये भी कंपाइल किया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की जो सीटें हैं तो सीट का, विधानसभा सीट का नाम क्या है और वर्तमान में वहां के विधानसभा सदस्य कौन है, ये भी आपको प्रिपेयर करके जाना है, तैयार करके जाना है। तो अनुसूचित जाति सीट की हम बात करें
तो सारंगगढ़, मुंगेली, मस्तूरी, पामगढ़, सरायपाली, बिलाईगढ़, आरंग, अहिवारा, नवागढ़ और डोंगरगढ़, ये 10 अनुसूचित जाति सीट है 90 में से। ठीक है, यहां के जो सदस्य होंगे वो अनुसूचित जाति से ही होंगे, आरक्षण का मतलब यही है। तो सारंगगढ़ से विधानसभा सदस्य हैं गणपत जांगड़े जी। फिर देखिएगा मुंगेली विधानसभा सीट से सदस्य हैं पुन्नूलाल मोहले जी। मस्तूरी विधानसभा सीट से सदस्य हैं दिलीप लहरिया जी। पामगढ़ विधानसभा सीट से सदस्य हैं शेषराज हरवंश जी। सरायपाली विधानसभा सीट से सदस्य हैं चातुरी नंद। बिलाईगढ़ विधानसभा सीट से सदस्य हैं कविता प्राण लहरे। आरंग विधानसभा सीट से सदस्य हैं गुरु खुशवंश साहेब। अहिवारा विधानसभा सीट से सदस्य हैं डोमन लाल कोरसेवाड़ा और नवागढ़ विधानसभा सीट से सदस्य हैं दयालदास बघेल जी, मंत्रिमंडल में भी हैं। और डोंगरगढ़ विधानसभा सीट से सदस्य हैं हर्षिता स्वामी बघेल। ठीक है, ये किनका नाम हुआ? ये अनुसूचित जाति से जो सदस्य हैं नवनिर्वाचित, उनका नाम हुआ अनुसूचित जाति सीट से। अब इसी में देखिए अनुसूचित जनजाति सीट की हम बात करें तो 29 है। कितना है? 29 है। तो इसमें देखेंगे भरतपुर, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, लुंड्रा, सीतापुर, जसपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, लेलुंगा, धर्मजयगढ़, आपका रामपुर, पाली तानाखार, मरवाही, ठीक है, बिंद्रा नवागढ़, इसके साथ साथ आपका अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केसकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोटा, सिहावा, डोंडी लोहारा और मोहला मानपुर। ठीक है, ये 29 अनुसूचित जनजाति विधानसभा सीट है, एसटी सीट है। ठीक है, एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। तो इन सीटों से विधानसभा सदस्य कौन कौन हैं ये भी आपको जरूर प्रिपेयर करके जाना है। जैसा मैंने आपको बताया, इस क्लास का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके पेन डाउन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट भी चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट सेक्शन हुआ। तो आज की क्लास में मैंने प्रयास किया कि जो हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 हुआ उससे जितने भी प्रश्न बनते हैं और नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जो है हमारे विष्णुदेव साय जी, उनका जो जीवन परिचय है, उनकी जो उपलब्धियां रही, जहां से परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, वो सारा कुछ मैंने एक ही क्लास में कंप्लीट करने का पूरा प्रयास किया है। आपको ये क्लास अच्छी लगी है, समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि इस क्लास का अनुभव मेरे साथ कैसा रहा। और मेरी योजना है कि मैं प्रतिदिन रात को 9 बजे लाइव आकर के करंट अफेयर की क्लासेस सॉल्व कराऊं या तो करंट अफेयर की ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि करंट की क्लासेस आपके लिए फायदेमंद है या करंट अफेयर की ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से आपको ज्यादा फायदा होगा, किसका ज्यादा लाभ आप ले पाएंगे, क्या आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल है। जरूर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं और आपके जैसे कमेंट आएंगे, जैसे रिप्लाई आएंगे, उसके बेसिस पे जल्द ही मैं पूरे जनवरी मंथ में लगातार करंट की क्लासेस उपलब्ध कराऊंगा, जो कि यूट्यूब पर पूरी तरह से फ्री रहेंगी। और उसका पूरा पीडीएफ नोट्स जो है वो टेलीग्राम ग्रुप द सीजीपीएससी कोच में मैं शेयर भी करूंगा। क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। अगली क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी।